So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion on excretory products and their elimination. अभी तक हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को ठीक से समझ चुके थे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग देख चुके थे, नेफ्रॉन के जो एसेंशियल पार्ट्स थे उसमें हम ग्लोमेरुलस को जान चुके थे एंड सारे के सारे ट्यूबुलर पार्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग देख चुके थे कि ग्लोमेरुलस के बाद सबसे पहले आएगा आपका Bowman's capsule, then proximal convoluted tubule, then आपका descending limb of loop of Henle, then ascending limb of loop of Henle, उसके बाद distal convoluted tubule and then काफी सारी distal convoluted tubules open हो जाएंगी in the collecting duct. ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे. After that we have talked about the ultrafiltration process, secretion process and the reabsorption process. इन processes के दौरान हमने ये सीखा कि किस particular tubular part में कौन सी चीज reabsorb हो रही है और कौन सी चीज secrete हो रही है. और मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म डिटेल में समझना है और बहुत ही बेहतर तरीके से कंसेप्चुअलाइज करना है तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए. आई एक्सपेक्ट कि आपने लास्ट लेक्चर को ठीक तरीके से देख लिया होगा और समझ लिया होगा, लेकिन आई ऑलवेज स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम बेसिक्स. तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से रिकैपिचुलेट करवाने वाला हूं आप लोगों को कि अगर कोई स्टूडेंट ना भी पढ़ के आया हो तो उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझने में जरा सी भी दिक्कत ना हो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वहीं से हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट वर द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. सबसे पहले किडनी के अंदर ब्लड लेकर आने वाला ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये कैपिलरीज का एक गुच्छा बना लेता है, एक टफ कैपिलरीज बना लेता है जिसको आप कहते हैं ग्लोमेरुलस. इस ग्लोमेरुलस के ऊपर एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि इसे कवर करता है, जिसको आप बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल. इसका नाम ही कैप्सूल है बिकॉज इट इज कवरिंग इट, राइट. तो कैप्सूल का जो पार्ट है ये इसे कवर करता है. दिस येलो कर्व्ड पार्ट जो कि यहां पर प्रेजेंट है ये आपका बोमन्स कैप्सूल. इसके बाद जो बोमन कैप्सूल का ल्यूमन है ये डायरेक्टली एक ट्यूब के ल्यूमन से अटैच है. इस ट्यूब को आप लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल क्योंकि ये इनिशियल पार्ट्स में प्रेजेंट है, कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि ये घुमावदार है, ये एकदम सीधी ट्यूब नहीं है. तो इसे आप कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर आपको कर्व्ड ट्यूब देखने को मिलती है. ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है फिर ये कनेक्टेड होती है आपकी लूप ऑफ हेनले के साथ. लूप ऑफ हेनले नाम क्या है? लूप. तो लूप के अंदर यहां पर दो लिम्ब्स प्रेजेंट होंगी. ये जो यू शेप आपकी लूप है इसमें दो लिम्ब्स प्रेजेंट होंगी. पहली लिम्ब जो नीचे की साइड जाएगी आपके फिल्ट्रेट को लेकर के, और दूसरी लिम्ब जो ऊपर की साइड जाएगी आपके फिल्ट्रेट को लेकर के. जो नीचे की साइड जा रही है इसका नाम ऑब्वियसली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा, और जो आपकी ऊपर की साइड जा रही है इसका नाम जाहिर सी बात है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा. इसके बाद अगर आप देखें यहां पर तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहती है. डिस्टल क्योंकि आपकी डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है, बाद में प्रेजेंट है, तो इसका नाम प्रॉक्सिमल ना होकर के डिस्टल हो गया. और कॉन्वोल्यूशन यहां पर भी है, आपको घुमावदार ट्यूब यहां पर भी देखने को मिल रही है, तो इट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ऐसी काफी सारी ट्यूब्यूल्स जो हैं एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाती हैं, और एक कलेक्टिंग डक्ट जो है ये यूरेटर में ओपन हो जाता है, और यूरेटर आपके यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचा देते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन जो है आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. आपको यहां तक सारी चीजें समझनी थी कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट ग्लोमेरुलस जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, और दूसरा पार्ट आपका ट्यूबुलर पार्ट जिसमें सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आती हैं जैसे कि आपका बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड योर कलेक्टिंग डक्ट. ये सारी की सारी ट्यूब्स हैं जो येलो कलर से दिखा रखी है, ये सारा आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किस पर्टिकुलर ट्यूबुलर पार्ट में कौन कौन सी चीजें सिक्रीट हुई, यानी जो हमें हमारी बॉडी से बाहर भेजनी है तो हमने उन्हें सिक्रीट कर दिया, लोड कर दिया इस ट्यूब के अंदर कि भाई लेके जाओ. और दूसरा कौन कौन सी चीज हमें बॉडी में वापस चाहिए तो इनको हम क्या कर लेंगे? रीएब्सॉर्ब कर लेंगे. तो रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन आर अपोजिट प्रोसेसेस. ऑलराइट. तो यहां पर कुछ चीजें रीएब्सॉर्ब करनी है, जैसे वाटर आप नहीं चाहते आपकी बॉडी से लॉस हो, न्यूट्रिएंट आप नहीं चाहते आपकी बॉडी से लॉस हो, सॉल्ट को आप बचा लेते हो फॉर द ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस, एंड बाइकार्बोनेट को भी आप बचाना चाहते हो. तो पीसीटी के अंदर क्या है? आपका जो वाटर है, बाइकार्बोनेट है, NaCl है एंड न्यूट्रिएंट है, ये वापस रोक लिए जाते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, जबकि H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया को सिक्रीट कर दिया जाता है कि भाई लेके जाओ. सेम चीज आपकी डीसीटी में भी होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी होती है, लेकिन यहां पर डिफरेंस है क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रिएंट आपके पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होते हैं 70 से 80%, तो इनको यहीं पर मेंशन किया जाता है, इसको डीसीटी में मेंशन नहीं किया जाता. तो न्यूट्रिएंट हटा दो, बस बची हुई सारी चीजें सेम है. सिक्रीशन आपका H पॉजिटिव, K पॉजिटिव अमोनिया, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव अमोनिया सेम है.
रीएब्जॉर्प्शन वाटर बाइकार्बोनेट NaCl, वाटर बाइकार्बोनेट NaCl एकदम सेम है, सिर्फ न्यूट्रिएंट का फर्क है। न्यूट्रिएंट क्योंकि आपके पीसीटी में ज्यादातर रीएब्जॉर्ब होते हैं 70 to 80% एंड समटाइम्स इवन मोर देन दैट। जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये सिर्फ आपकी वाटर के लिए परमिएबल होती है, यानी सिर्फ ये वाटर को पास होने देती है, आयंस को या सॉल्ट्स को नहीं। तो यहां से सिर्फ वाटर निकलता है, सॉल्ट या आयंस नहीं निकलते, सिर्फ वाटर परमिएबिलिटी है। जो असेंडिंग लिम्ब जो आपके फिल्ट्रेट को ऊपर की साइड लेकर जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए नहीं। तो इसमें उल्टा है, इसमें सिर्फ सॉल्ट बाहर निकलेंगे जैसे NaCl, वाटर बाहर नहीं निकलेगा। तो इनकी परमिएबिलिटी एकदम अपोजिट होती है, जैसे इसमें फिल्ट्रेट का फ्लो अपोजिट है, एक नीचे की साइड जा रहा है एक ऊपर की साइड, वैसे इनका नेचर भी अपोजिट है, एक सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, दूसरा सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है। जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है ये माइन्यूट अमाउंट में, एकदम माइन्यूट अमाउंट में H पॉजिटिव और K पॉजिटिव को क्या कर सकती है, यहां पर सिक्रीट कर सकती है, एकदम माइन्यूट अमाउंट में। यह हमने थ्योरी में भी लिख लिया था। एंड वाटर को ये रीएब्सॉर्ब कर सकती है, एंड थोड़ा बहुत यूरिया इन द किडनी मैट्रिक्स फॉर द ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस, ये बात भी हम लोग जान चुके थे। अब इस चीज को हम लोग एक बार परफेक्टली रिवाइज करेंगे सो दैट वी कैन ग्रैस्प ऑल द थिंग्स एट अ बेटर पेस, राइट। सो एक बार दोबारा से इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को जानते हैं कि अगर नीचे जाते टाइम सिर्फ वाटर निकल रहा है तो इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, अगर ऊपर जाते टाइम असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ सॉल्ट निकल रहा है तो इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको जानना है, राइट। तो अब मेरी बात को गौर से समझना। ये किडनी के अंदर ब्लड लेकर के आ रहा है, इसका नाम क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल है, यहां पर लिख देता हूं एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। इस एफरेंट आर्टेरियोल ने कैपिलरी नेटवर्क बना लिया और यहां पर इसने एक गुच्छा बना लिया है उन कैपिलरी का जिसे बोल दिया है ग्लोमेरुलस, और यहां पर ये जो है इफरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, राइट। ये जो चीज बनी इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हमने प्यार से क्या बोल दिया है, ग्लोमेरुलस बोल दिया, ग्लोमेरुलस बोल दिया। अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसके चारों ओर एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये आपकी इनर वॉल है उस कप लाइक स्ट्रक्चर की और ये आपकी आउटर वॉल है उस कप लाइक स्ट्रक्चर की। तो यहां पर आपको कप बनता हुआ दिखाई दे गया, इस कप को आप क्या बोल रहे हो, इस कप को आप बोल रहे हो बोमेन्स कैप्सूल, ओके, बोमेन्स कैप्सूल। अब ये जो आपकी कैपिलरीज की एंडोथीलियम है और यहां पर बोमेन कैप्सूल के जो सेल की लेयर है, जो एपिथेलियल लेयर है, इनसे फिल्टर हो होकर फिल्ट्रेट कहां पहुंच जाएगा, आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर। यानी यहां पर ब्लड आ रहा है काफी तेजी से बिकॉज इट इज अ कैपिलरी, यहां से चीजें रश आउट करेंगी और पहुंच जाएंगी बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल किससे कनेक्टेड है, इसका ल्यूमेन डायरेक्टली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो यहां पर थोड़ी लंबी सी बना लेते हैं क्योंकि हमें काफी चीजें मेंशन करनी है। तो इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की जो ये ट्यूब है इसको हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल दिया। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आपका क्या आ गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, राइट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो नीचे की साइड जो है ये लूप ऑफ हेनले जा रही है इस प्रकार से, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर ये ऊपर की साइड चढ़ने लग जाएगी जिसको हमने क्या बोल दिया, असेंडिंग लिम्ब। तो ये सबसे पहले डिसेंडिंग लिम्ब आई इस प्रकार से, एंड यहां पर घूम करके यू शेप आपकी कर्व लेने के बाद ये असेंडिंग लिम्ब बना रहे। असेंडिंग लिम्ब का जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा थिक रहता है तो इसे थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। तो इसको थोड़ा थिक बना देते हैं जिससे कि हमारा डायग्राम 100% एक्यूरेट हो जाए, ये सिर्फ रफ डायग्राम ना हो बल्कि एग्जैक्ट डायग्राम बन जाए। उसके बाद जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है ये ओपन हो जाती है किसमें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो यहाँ पर डीसीटी जो है इसमें आपको ओपनिंग दिखाई दी, तो कन्वोल्यूशन हमने यहाँ पर बना दिया। और ऐसी जो डीसीटी है काफी सारी ओपन हो जाती है एक कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर। तो यहां पर अगर आप कलेक्टिंग ट्यूब का देखेंगे स्ट्रक्चर तो इसमें काफी सारे डीसीटीज ओपन हो जाती हैं, जैसे ये भी एक डीसीटी है जो कि कहीं और से आकर के यहां पर ओपन हो रही होगी, एंड दिस होल डक्ट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। सो ये वाला इलाका आपका पीसीटी था, ये वाला इलाका यहां से लेकर के यहां तक जो है कलेक्टिंग डक्ट तक, इसको आपने क्या बोल दिया, इसको आपने डीसीटी बोल दिया। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है ही, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि नीचे की साइड जा रहा है तो इट इज डिसेंडिंग लिम्ब, ओके। इस प्रकार से चीजें इसके अंदर मूव कर रही हैं और ऐसे घूम करके जाएंगी तो यहां पर चीजें ऊपर की साइड मूव कर रही होंगी,
दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो इसको हमने क्या बोल दिया है, इसको हमने बोल दिया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको हमने असेंडिंग लिम्ब बोल दिया। अब हो क्या रहा है इन सारी की सारी ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये हमें जानना है। अब यहां पर देखना, सबसे पहले क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है आपका पीसीटी से। सबसे पहले तो आपका वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है और सॉल्ट यानी कि सोडियम, तो यहां पर वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया और आपका NaCl रीएब्जॉर्ब हो गया। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब हो गया, और इसके अलावा 70 to 80% ऑफ द न्यूट्रिएंट यानी मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट आपके यहां पर रीएब्जॉर्ब हुए। ये न्यूट्रिएंट आपके स्पेसिफिक होते हैं फॉर पीसीटी, तो डीसीटी के अंदर न्यूट्रिएंट छोड़ दो, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख सकते हो। यहां पर वाटर लिख दो, इसके जस्ट साथ में लिख दो आपका बाइकार्बोनेट दैट इज HCO3 नेगेटिव, एंड इसके साथ साथ आप क्या लिख सकते हो, सॉल्ट दैट इज NaCl, क्योंकि यहां पर डीसीटी में हमने पढ़ा था कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और NaCl की, तो वाटर और NaCl यहां पर रीएब्जॉर्ब होते हुए दिखाई देंगे। चीजें सिक्रीट कौन कौन सी हुई, ये देखो कौन कौन सी चीजें हमें बाहर भगानी है। यहां पर आप अगर देखोगे तो चीजें सिक्रीट कौन कौन सी हुई, आपकी H पॉजिटिव, आपकी K पॉजिटिव और आपका अमोनिया। सिमिलर केस आपको यहां पर देखने को मिला, आपका H पॉजिटिव यहां पर रीएब्जॉर्ब हुआ, सिक्रीट हुआ, सॉरी, K पॉजिटिव आपका सिक्रीट हुआ एंड अमोनिया आपका सिक्रीट हुआ। ओके, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें हमने देखा था इट इज ओनली एंड ओनली परमिएबल टू वाटर। यहां पर सॉल्ट जो है आपके बाहर नहीं आते, तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका वाटर बाहर आ जाता है, तो बाहर की साइड आता हुआ वाटर में यहां पर बना देता हूं, नीचे की साइड एक और वाटर मॉलिक्यूल में निकलता हुआ दिखा देता हूं, तो आपको पता लग जाएगा कि डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। सिमिलरली आपकी जो असेंडिंग लिम्ब थी सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल थी, वाटर के लिए नहीं, तो जैसे ही आपका फिल्ट्रेट ऊपर की साइड जाएगा आपका NaCl जो है निकलता हुआ चला जाएगा, NaCl आपका निकलता हुआ चला जाएगा, बिकॉज इट इज ओनली परमिएबल टू सॉल्ट एंड आयंस, लेकिन ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं। अदर देन दैट अगर आप बात करें तो ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है इसमें भी आपका वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, इसमें भी आपका वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ, एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो रीएब्जॉर्ब्ड, a little amount of urea is also reabsorbed for the osmolarity maintenance। ये बात हमने बहुत बार पढ़ी है कि यूरिया रीएब्जॉर्ब हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से फॉर ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस, और किडनी मैट्रिक्स में भी इसे रोक लिया जाता है। क्यों, ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये चीज तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी थी, तो हम इसको रिवाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नई बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अदर देन दैट यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी सिक्रीशन हो जाएगी थोड़े से अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में, H पॉजिटिव K पॉजिटिव की, ये भी हम देख चुके। ये आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो डक्ट्स थी आपकी, या फिर इंपॉर्टेंट ट्यूब्यूल्स जो थी, इनका काम है। कौन सा पार्ट किस चीज को सिक्रीट करेगा, किस चीज को एब्सॉर्ब करेगा, सारी की सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब इसका फायदा क्या है ये जानते हैं। फायदा क्या है मेरे दोस्त, तो एक नया कलर ले लेते हैं हम लोग, लेट्स टेक रेड कलर। ओके, हम क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब में ऊपर से नीचे की साइड जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की साइड जा रहे हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, नाम ही डिसेंडिंग है, नीचे की साइड जा रहे होंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस। ऊपर की साइड जब हम जा रहे थे तो पानी था भरपूर, ऊपर की साइड जा रहे थे तो पानी था भरपूर, क्योंकि पानी अभी निकला नहीं है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम जा रहे हैं तो पानी आपका निकल चुका है काफी सारा, यानी नीचे की साइड अगर हम जाएंगे तो पानी हो गया है कम। क्या मैं कह सकता हूं कि ऊपर से नीचे जाते टाइम कंसंट्रेशन बढ़ी है? अगर मेरे भाई आपके पास कोई सोल्यूट है, समझ लीजिए इनो है आपके पास, या फिर आपके पास समझ लीजिए नींबू पानी है, नींबू है आपके पास, उसको आप पानी में डाल देते हो 1 लीटर पानी में, और एक नींबू को आप डाल देते हो 2 लीटर पानी में, तो ज्यादा खट्टा कौन है, कौन सा सॉल्यूशन है ज्यादा, जो है आपका नींबू की कॉन्सेंट्रेशन किस सॉल्यूशन में होगी, जिसमें 1 लीटर पानी है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स पास पास प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन आप जैसे ही पानी की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी अगर आप पानी का अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगी, द कंसंट्रेशन विल बी लेस। तो यहां पर अगर आपका पानी बहुत ज्यादा था और नीचे आते आते आपका पानी कम हो गया है, आपका पानी कम हो गया है, इसका मतलब आपके सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो क्या मैं कह सकता हूं नीचे आते आते कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई? बिल्कुल कह सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं 2 लेयर्स बना दूं कि यहां पर ये वाली लेयर है एक, और एक ये वाली रेंज है जहां पर ट्यूब्स प्रेजेंट है, यहां पर आपकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम रहेगी, और यहां पर आपकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। बात समझ में आई क्यों? इसका एक प्रूफ मैंने दे दिया है कि ऊपर कंसंट्रेशन कम किस लिए है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन वैसे कम रहेगी,
और नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि पानी आप क्या करते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, तो जो आपका ओवरऑल कंसंट्रेशन है ये इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब उल्टा एक केस यहां पर देखने की कोशिश करो, अब उल्टा केस यहां पर देखने की कोशिश करो इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो है आपकी मूवमेंट हो रही है फिल्ट्रेट की इन द असेंडिंग लिम्ब। अब नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे सॉल्ट था मैक्सिमम, नीचे आपका सॉल्ट था मैक्सिमम, ऊपर जाते जा रहे हो NaCl निकला, और ऊपर जाते जा रहे हो NaCl और निकला, यानी ऊपर जाते जाते सॉल्ट हो गया मिनिमम। नीचे सॉल्ट मैक्सिमम यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, ऊपर सॉल्ट कम यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन मिनिमम है, तो नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा ऊपर कंसंट्रेशन कम। ये बात दोबारा मैंने प्रूफ कर दी, बात समझ में आई, ये चीज मैंने दोबारा प्रूफ कर दी। नीचे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और अब मैंने यहां पर आपको एक बात बताई थी कि यूरिया इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। क्यों? क्योंकि यूरिया यहां पर जब रीअब्सॉर्ब होगा तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास चला जाता है, और यहां पर अगर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ओवरऑल कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको एक ग्रेडियंट मेंटेन करना रहता है, तो जब आप ऊपर से नीचे की साइड आते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिख जाती है, यानी जब आप कॉर्टेक्स से नीचे वाले पार्ट में जाओगे कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी। इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेशन विल बी मैक्सिमाइज्ड और अपर पार्ट में कम रहेगी। तो ये ऊपर से नीचे जाते टाइम कंसंट्रेशन क्यों बढ़ जाती है? एक तो वाटर निकल जा रहा है, दूसरा जो है नीचे से ऊपर जाते टाइम सॉल्ट निकल जा रहा है, तो ये अपोजिट प्रोसेसेस है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। काफी बच्चे सोचेंगे सर यहां पर वाटर कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ी, आपकी बात ठीक है, लेकिन यहां पर सॉल्ट भी तो कम हो रहा है। मेरे भाई डायरेक्शन भी देखो, नीचे से ऊपर जाते टाइम कम हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चीजें, यानी तुम्हारे और मेरे अंदर एक होड़ थी कि किसके पास ज्यादा पैसे हैं। समझ लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 100 रुपए थे, और हम देखते हैं कि डिफरेंस कितना ज्यादा है। ओके, तो यहां पर ग्रेडियंट बनाने के लिए समझ लो तुम्हें कहीं से 20 रुपए मिल गए, तो तुम मुझसे 20 रुपए ज्यादा लेके बैठे हो, और मेरे 20 रुपए कहीं खर्च हो गए तो तुम मुझसे अब इनडायरेक्टली 40 रुपए ज्यादा लेकर बैठे हो। तुम्हारे पास 120 है, मेरे पास सिर्फ 80 है, तो यहां पर देखो पानी कम हो रहा है, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन नीचे से ऊपर जाते टाइम सॉल्ट कम हो रहा है, यानी ऊपर की साइड कंसंट्रेशन कम हो रही है। बात तो सेम ही है, हम तो सेम ही चीज कहना चाह रहे हैं, बात समझ में आई? इसीलिए आपका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो यहां पर मेंटेन हो जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर कंसंट्रेशन जो है कम रहेगी, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, नीचे जाओगे 600 मिलीऑस्मोल पर लीटर, 900 मिलीऑस्मोल पर लीटर, नीचे आते आते एकदम बेस पे क्या हो जाएगी, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन है इनिशियली अगर आप बोलो 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, लेकिन यहां पर आते आते आप देखोगे 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, यहां पर क्या हो जाएगा, 300 से कंसंट्रेशन बढ़ करके 1200 हो गई। यानी आप जो अब यहां पर इस लेवल पे यूरिन बाहर फेंकोगे वो आपका 4x कंसंट्रेटेड होगा। आपकी इनिशियल फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर थी, उसमें से आपने इतना पानी निकाला, इतना पानी निकाला कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ करके 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो गई। यानी जब आप अपना यूरिन रिलीज करते हो तो पानी को रोक लिया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो, अदरवाइज तुम लोग सारे दिन सुसुई करते रहोगे तो सारा पानी तो निकल जाएगा, तो अपने आप को रिहाइड्रेट करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए कहा जाता है मैमल्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है अपने यूरिन को 4 टाइम्स कंसंट्रेट करने की। तो 4 टाइम्स क्यों बोला स्पेसिफिकली पता चला, क्योंकि 1200 जो है इट इज 4 टाइम्स मोर देन 300, 300 में 4 से गुना करोगे तब जाके 1200 नंबर आएगा। तो बात पता चली कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई तो उससे कैसे कंसंट्रेशन पर इंपैक्ट पड़ा, और आपकी सॉल्ट अगर निकल रही है नीचे से ऊपर की साइड तो उससे कैसे कंसंट्रेशन पर इंपैक्ट पड़ा। यूरिया का क्या रोल है, यूरिया आपका नीचे वाले पार्ट में अगर जाकर के दोबारा से घुस जाएगा तो अल्टीमेटली ये यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा, नीचे वाले पार्ट में कंसंट्रेशन मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये वाला जो लेवल है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर का, ये कौन मैनेज करता है, NaCl तो मैनेज करता ही है, उसके साथ यूरिया भी मैनेज करता है, तो इन दोनों का काम है मैनेज करने का। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये चीज हमने पहले प्रूफ कर ली, यानी काउंटर करंट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज हम पहले प्रूफ करके बैठ गए, तो अब चीजें मक्खन की तरह निकलेंगी ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्यों कहा गया इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर करंट जो है ये काउंटर में घूम रहा है, काउंटर मतलब अपोजिट। तो यहां पर देखो फिल्ट्रेट जो है नीचे की साइड जा रहा है
और यहाँ पर फिल्ट्रेट ऊपर की साइड जा रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। सिमिलरली यहाँ पर जो वासा रेक्टा बनेगी, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका इफरेंट आर्टेरियल है ये यहाँ पर आपका एक्सटेंड होकर के बिल्कुल इसके चारों ओर क्या बनाएगा, वासा रेक्टा बना लेगा। तो ये जो वासा रेक्टा है इसमें ब्लड एकदम अपोजिट घूमता है। ओके, इसकी डिसेंडिंग असेंडिंग लिंक एकदम अपोजिट होती है टू दैट ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो वासा रेक्टा और इसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज ये आपको देखना होता है। डन। तो इसको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से करेंगे और एक और बार पूरा का पूरा डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो वासा रेक्टा है ये आप एकदम पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले ना बनाकर क्या बनाते हो, पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले ना बनाकर अलग से बनाते हो। क्योंकि यहां पर अगर आपको मैं दिखा दूं, अब वाटर में पूछ लूं कहां से निकल रहा है, लूप ऑफ हेनले से या फिर वासा रेक्टा से, तो आप नहीं बता पाओगे, दोनों इतने क्लोजली कनेक्टेड है। तो इसलिए वासा रेक्टा को आप अलग से बना देते हो यहां पर यू शेप करके। ओके, जिससे कि आप समझ सके कि कौन सी चीज कहां पर हो रही। सो दिस डायग्राम वाज वेरी ब्यूटीफुल यार, मेरे तो मजा आ गया बहुत भयंकर। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, तुम लोग भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसी चीजों का, क्योंकि जो काली स्क्रीन पर हम लोग अलग से ड्रॉ करते हैं वो यूजुअली एनोटेशंस में सेव नहीं होती। हालांकि मैं इसको आपको एनसीईआरटी में ही बताऊंगा, दिस डायग्राम इज इन एनसीईआरटी, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना कंसंट्रेशन के, जो यहाँ पर बताया है कि क्यों किसी चीज में इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट हुआ, ये पुराने डायग्राम में ऐड कर लें। ओके, अभी जो हमने डायग्राम देखा था ये वाला इसमें ऐड कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात। यहां पर देखो, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना, अब मक्खन की तरह निकल जाएगा ये डायग्राम। देखो यार, ये आपका ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्टेरियल आया, इफरेंट आर्टेरियल यहां पर गया, ये आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके चारों ओर बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल के बाद ये पीसीटी है, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये आपका डीसीटी है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये पूरा हम देख चुके हैं। तो यहां पर आपका फिल्ट्रेट जा रहा है नीचे की साइड और यहां पर फिल्ट्रेट जा रहा है ऊपर की साइड। लेकिन यहां पर जो वासा रेक्टा रहती है, जो ये इफरेंट आर्टेरियल है, ये जो वासा रेक्टा बना रहा है ना, अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जो इसका पहला लूप है ये असेंडिंग है, जबकि इसका दूसरा लूप डिसेंडिंग है, उल्टा हो गया। यहां पर देखो डिसेंडिंग टू असेंडिंग है, लेकिन यहां पर पहले असेंडिंग है फिर आपका डिसेंडिंग है। ओके, तो इसमें अपोजिट करंट रहता है, इसीलिए इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला गया। बात को पकड़ पा रहे हो? यहां पर आपका यू ऐसे बन रहा है, यहां पे आपका यू उल्टा बन रहा है, तो काउंटर करंट हो गया ना, तो इसे बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो एक तो आपका जो वासा रेक्टा है और आपका जो लूप ऑफ हेनले है, इन दोनों में अपोजिट करंट है, एक में यू ऐसे बन रहा है, एक में यू ऐसे, इसलिए काउंटर करंट बोला। दूसरा, इनकी जो लिम्स है अपोजिट लिम्स, उसमें भी काउंटर करंट है। इसमें नीचे जा रहा है फिल्ट्रेट, इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। ये आपकी ब्लड वेसल है कैपिलरी, तो इसमें ब्लड नीचे जा रहा है, इसमें ब्लड ऊपर जा रहा है। मैंने अलग अलग टर्म्स का उपयोग किया है, बहुत गौर से सुनना। हमें यहाँ पर यूरिन की बात करनी है, तो यहाँ पर मैं किस टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिल्ट्रेट। तो जब मैं बात करता हूँ लूप ऑफ हेनले की, मैं फिल्ट्रेट टर्म का यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है फिल्टर हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वगैरह ही आए हैं। लेकिन यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियल में तो आपका ब्लड ही जाएगा ना, ये तो कैपिलरी है, कैपिलरी के बाद इफरेंट आर्टेरियल बना है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके ब्लड की बात करेंगे। तो यहां पर जब मैं लिखता हूं वासा रेक्टा में, तो मैं क्या लिखता हूं, यहां पर वासा रेक्टा में मैं लिखता हूं कि ब्लड फ्लो कर रहा है। जबकि अगर मैं बात करता हूं नेफ्रॉन की, या मैं बात करता हूं अगर लूप ऑफ हेनले की, तो मैं यहां पर लिखता हूं फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है। दोनों चीजों में क्या फर्क है, क्यों फर्क है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। कंसंट्रेशन देखो, ऊपर की साइड आपकी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, नीचे है आपकी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोल क्या है, ऑस्मोलैरिटी की यूनिट है। ओके, तो ये आपको बताती है कंसंट्रेशन कितनी है आपके सॉल्यूट्स की। तो यहां पर 300 से आपने 1200 कर दी है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पर 4 गुना आपकी बढ़ गई ना कंसंट्रेशन। तो 4 गुना आपने अपने फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट किया है, यानी यहां से जो यूरिन निकलेगा, अब यहां से जो यूरिन निकलेगा, इट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर क्या था, पहले 300 थी कंसंट्रेशन, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1200 हो गई है। तो ये 4 का फैक्टर यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिकल। ओके, तो आपका जो वासा रेक्टा है यहां पर ऐसे ऐसे ना दिखा करके आपका यहां पर प्रेजेंट कर दिया गया है, अलग से पैरेलली दिखा दिया गया है। तो आपको अब क्या नोट करना है काउंटर करंट मैकेनिज्म पे, कि कहां से NaCl निकला, कहां से वाटर निकला, कहां पे वाटर गया, कहां पे NaCl गया, एंड सो ऑन। राइट, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट अभी, कि कहां से क्या क्या चीजें सिक्रेट हुई, कहां से क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हुई। सेम चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। नया कंसेप्ट सिर्फ आपका आया है वासा रेक्टा का। नेफ्रॉन के बारे में तो हमें सब कुछ पता ही है, सिर्फ वासा रेक्टा को देखना है और आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म डन हो जाएगा। अब हम जान ही चुके हैं कि यहां पर 3
100 मिली ऑस्मोल पर लीटर क्यों कंसंट्रेशन है यहाँ पर 1200 क्यों है? क्योंकि नीचे जाते जाओगे तो पानी आपका कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऊपर जाते जाओगे तो सॉल्ट कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन घटेगी, इसीलिए। राइट, सो वी हैव ऑलरेडी डन द बेसिक कंसेप्ट, तो अब हमें मजा आ जाएगा इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में। नाउ देखो, जो हेनले लूप है और जो वासा रेक्टा है, ये आपके यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे जाते जाते पानी निकाल लेते हैं काफी सारा और ऊपर आते आते सॉल्ट निकाल लेते हैं काफी सारा। तो ओवरऑल क्या करते हैं, ये वाटर और सॉल्ट की हेल्प से और यूरिया की हेल्प से भी, यहां पर देखो आपका यूरिया निकल के यहां पर जा रहा था तो 1200 कंसंट्रेशन किसकी वजह से हो पा रही थी? यूरिया की वजह से, क्योंकि एडिशनल सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया है ना, तो यूरिया और NaCl का मेन इसमें रोल होता है। तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप एंड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए इसे काउंटर करंट बोला गया। क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर ये नीचे की साइड है, यहां पर ये ऊपर की साइड है तो काउंटर करंट हो गया। यहां पर ये नीचे की साइड है, यहां पर ये ऊपर की साइड है तो काउंटर करंट हो गया। ऊपर से यहां पर देखो नेफ्रॉन के अंदर यू जो है ऐसे बन रहा है, ओके, यू ऐसे बन रहा है, पहले आपकी डिसेंडिंग लिम्ब थी, बाद में असेंडिंग लिम्ब थी, और वासा रेक्टा में उल्टा यू बन रहा है, यहां पर पहले ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाली असेंडिंग लिम्ब है। तो इन दोनों को भी आपने क्या बोल दिया? काउंटर करंट बोल दिया। कि इन दोनों के अंदर भी अगर आप कंपेयर करते हो फ्लो, तो काउंटर करंट आप इसे बोल सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, आखिर फिल्ट्रेट आपका कंसंट्रेट हुआ कैसे? तो मैमल के अंदर क्या है, एक ग्रेटर एबिलिटी है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, जिनमें फ्लो अपोजिट है, इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया? काउंटर करंट बोल दिया। ये बात हम लोग कर चुके हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। काउंटर करंट और प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा मेंटेन एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यानी इन्होंने क्या बोला, ये जो ऊपर का पार्ट है तो कॉर्टेक्स है, तो इसमें कंसंट्रेशन आपकी मिनिमम रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इनर मेडुला की तरफ बढ़ते जाओगे तो यहां पे कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर कॉर्टेक्स में कंसंट्रेशन आपकी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, लेकिन नीचे जाते जाते कंसंट्रेशन क्या हो गई? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी 4 गुना आपकी कंसंट्रेशन हो चुकी है। तो कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन से आपकी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गई है इनर मेडुला में। किसकी वजह से? आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ वासा रेक्टा एंड योर लूप ऑफ हेनले की वजह से। क्योंकि ये जो वासा रेक्टा है, जो इफरेंट आर्टेरियल निकल रहा है, वासा रेक्टा एक्चुअल में प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन इसको हमने दिखाया है यहाँ पर अलग से पैरेलली, जिससे हम अच्छे से बता सके कि कौन सी चीज वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो रही है, सिक्रेट हो रही है, और कौन सी चीज लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब या सिक्रेट हो रही है। डायग्राम को कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने इसको साइड में दिखाया है, अदरवाइज काफी हायर लेवल की बुक्स है फिजियोलॉजी की जिनमें इसको साथ भी दिखाया गया है, बहुत टिपिकल हो जाती है चीजें। तो एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक्चुअल में जो वासा रेक्टा है इसके साथ प्रेजेंट है पैरेलली, जो हमने इनिशियल डायग्राम में देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। ओके, इसको सिर्फ बनाया अलग से गया है जिससे कि आपको काउंटर करंट दिखाया जा सके, फ्लो दिखाया जा सके आपको ब्लड का एज वेल एज फिल्ट्रेट का, और आपको बताया जा सके कि एक्चुअल में अब जैसे NaCl का एरो यहां पर बताया है तो आपको पता लग गया, हाँ भाई डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा की बात हो रही है, और ये NaCl आपका यहां पर बनाया गया है तो आपको पता लग रहा है हाँ भाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है। अगर मैं यहीं पर वासा रेक्टा बना देता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती, आप सेपरेट नहीं कर पाते कौन सा एरो किसका है, इसीलिए इनको अलग अलग बनाया है। ओके, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये बात हमेशा याद रखना, लास्ट जो स्लाइड थी उसके अंदर भी मैंने NaCl और यूरिया को अलग से हाईलाइट किया था। राइट, यहां पर NaCl और यहां पर यूरिया। मैंने आपको बताया था जो नीचे की कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम है आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, ये यूरिया कर रहा है, विच इज reabsorbed from the this collecting duct। और NaCl जो है ये भी आपका ऊपर जाते जाते कम हो रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? कंसंट्रेशन को कम कर दे रहा है। ओके, तो NaCl और यूरिया का ये काम होता है कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, और वाटर तो है ही, लेकिन वाटर इज नॉट अ सॉल्यूट, इट्स अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में अगर देखा जाए तो NaCl और यूरिया का नाम आएगा। तो ये याद रखना है कि अगर कंसंट्रेशन मेंटेनेंस की बात आए तो H2O जो है ये तो आपका सॉल्वेंट है, ये तो हर चीज को मिलाएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन NaCl और यूरिया जो ये काम कर रहे हैं इनका नाम ही क्यों आया, वाटर का क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सॉल्यूट है। ये बात हमेशा याद रखना, ये वो चीजें हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है घुल मिल के। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात करते हैं। तो NaCl जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले सिर्फ NaCl के लिए
परमिएबल थी, तो NaCl यहां पर निकल रहा था। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे थे तो काफी सारा सॉल्ट निकल गया, तो नीचे क्या था आपका, सॉल्ट मैक्सिमम था तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम। ऊपर जाते जाते आपने सॉल्ट निकाल दिया तो ऊपर जाते जाते कंसंट्रेशन मिनिमम। तो असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट निकल रहा था, ये हमें पहले से पता है, लेकिन ये एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ, विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्यों? क्योंकि इनमें फ्लो अलग है मेरे दोस्त। अगर ये वासा रेक्टा में यहां पर बनाता, अगर ये वासा रेक्टा में यहां पर बनाता तो ये वाली जो लिम्ब है ये यहां पर आती, यानी जो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ आती, और ये वाली जो लिम्ब है ये यहां पर आती, यानी जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है ये असेंडिंग लिम्ब के साथ आती। राइट, ये लॉजिक है। देखो मैं बनाकर दिखा देता हूं आपको बकायदा, जिससे कि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। बहुत अच्छा टॉपिक है यार, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत मस्त टॉपिक है। यहां पर देखो, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद यहां पर आई डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये आया आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अभी पतला मोटा नहीं बना रहे, एक जैसा बना रहे हैं, यूनिफॉर्म। राइट, क्योंकि समझने की बात यहां पर कुछ और है। पतले मोटे की डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ऊपर वाला पार्ट थिक होता है, वी नो दैट ऑलरेडी। यहां पर आपका डीसीटी है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। यहां पर मेरे दोस्त अगर आपकी ये डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर अगर आपका इफरेंट आर्टेरियोल है, यहां पर अगर आपका वासा रेक्टा आता है इस हिसाब से, तो वासा रेक्टा में काउंटर करंट है, वासा रेक्टा में काउंटर करंट है, मानते हो? यानी ये अगर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, ये अगर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। तो यहां से अगर कोई चीज निकलेगी मेरे भाई, यहां से अगर कोई चीज निकलेगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, तो वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ही तो जाएगी। यहां से कोई चीज अगर निकलेगी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, तो वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ही तो जाएगी। बात समझ में आया? इसीलिए तो काउंटर करंट बोला है। जो ये आपकी रेड कलर की ट्यूब है, ये एक्चुअल में कैसे मूव कर रही है, जो रेड कलर की ट्यूब है वो ऐसे मूव कर रही है, इसकी ये वाली लिम्ब नीची डायरेक्शन में है, ये वाली लिम्ब ऊंची डायरेक्शन में। जबकि जो व्हाइट कलर की है आपकी, ये कैसे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है। इसकी ये वाली पहली वाली डिसेंडिंग लिम्ब है और ये वाली असेंडिंग लिम्ब है। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज यानी डिसेंडिंग लिम्ब ने अगर आपका बल्कि ये कह सकते हैं कि असेंडिंग लिम्ब ने अगर आपका यहां पर NaCl दिया है, तो किसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके जस्ट पास जो प्रेजेंट है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, उसके साथ होगा। कॉमन सेंस है। राइट, तो यहां पर आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो, यहां पर आप लोग फर्दर ड्रॉ भी कर सकते हो। राइट, इस डायग्राम को अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये क्या है आपका, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले आपका डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब। राइट, इसके जस्ट बगल में क्या बना देता हूं, वासा रेक्टा बना देता हूं, इसके जस्ट बगल में बना देता हूं वासा रेक्टा, ऐसे। यहां पर ये असेंडिंग लिम्ब है और ये आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है, ये ब्लैक वाली क्या हो गई, वासा रेक्टा। तो क्यों यहां पर इस प्रकार की एक्सचेंज हुई, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम में दूर दूर दिखाया गया है, एक्चुअल में तो पैरेलली प्रेजेंट है ना, एकदम पास पास। राइट, तो यहां पर क्या हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से एक्सचेंज हुई, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में देखो NaCl घुस गया। बात समझ में आई? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकला, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में घुस गया। अब डिसेंडिंग लिम्ब में NaCl यहां पर घुसा है, नीचे जब ये जाता जाएगा तो और NaCl घुसता जाएगा, एंड कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, नीचे बढ़ती जाएगी। तो वासा रेक्टा में भी नीचे कंसंट्रेशन बढ़ी। NaCl is returned to the interstitium by ascending limb of vasa recta। अब ascending limb of vasa recta क्या करेगी, NaCl को निकालना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि नीचे कंसंट्रेशन है ज्यादा, ऊपर कंसंट्रेशन कम करनी है। कैसे करोगे, या तो वाटर खींच लोगे या सॉल्ट रिमूव कर दोगे। वाटर खींचोगे तो हो नहीं, क्योंकि वाटर सिक्रीट नहीं होगा, रीअब्सॉर्ब ही होगा, तो इससे अच्छा है सॉल्ट को रिलीज कर दो। सॉल्ट को रिलीज किया, कंसंट्रेशन दोबारा से 300 के आसपास आ जाएगी। लॉजिक है, बात में समझ में आ गई बात। राइट, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई इस पूरी बात के अंदर हमें। अब देखो, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो था, यहां से यूरिया निकला था नीचे वाले पार्ट में और असेंडिंग लिम्ब में जा रहा था। क्यों? जिससे कि यहां पर 1200 कंसंट्रेशन मेंटेन हो पाए, और उसके बाद दोबारा से घूम घाम के असेंडिंग लिम्ब में जाके दोबारा से कलेक्टिंग डक्ट में वापस आ रहा था। यहां से यूरिया मतलब घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। थोड़ा बहुत यूरिया हम बचा के रखते हैं जिससे कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो पाए। ओके, तो अभी तक समझ में आ गया सारा का सारा। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस
फैसिलिटेटेड बाय हेनलेज लूप एंड वासर एक्टा इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि दोनों का फ्लो अपोजिट है. It maintains a concentration gradient, that is interstitial gradient, in the medullary interstitium. It helps an easy passage of water in the collecting tubule, concentrating the filtrate or the urine. यानी जिस हिसाब से यहाँ पर सॉल्ट रीएब्जॉर्ब होता है और वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, इसके कारण आपका ओवरऑल नीचे जाते जाते कंसंट्रेशन आपकी इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्ब कर चुके होते हैं, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर मैक्सिमम होती है. तो यहां से जब आप झटपट निकाल दोगे यूरिन को, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ निकलेगा. यानी पानी आप लोग इतना घुमाते हो यहां पर इस सिस्टम की मदद से कि पानी आपका ओवरऑल रीअब्सॉर्ब हो जाता है एंड कंसंट्रेटेड यूरिन आप लोग बाहर की साइड फेंक देते हो. दैट इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म. और ह्यूमन किडनीज जो है ये लगभग 4 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन आपका तैयार करती हैं, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन है 300, यहां पर 1200, सो 4 गुना आपका ज्यादा कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट यहां पर बनता है. दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस यूरिन फॉर्मेशन थिंग. लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, अपने हाथों से इस डायग्राम को बनाते हैं, क्योंकि चुल खत्म नहीं होगी भाई जब तक हाथों से बनाकर नहीं देखेंगे, मजा नहीं आएगा. तो रेड कलर से स्टार्ट कर देते हैं यार एकदम. एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टेरियोल. ओके, ये बात यहां पर खत्म. बोमेंस कैप्सूल. ओके, बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां पर ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऊपर वाली असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऊपर वाली असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, DCT that is distal convoluted tubule and your collecting duct, जिसमें काफ़ी सारी DCT ओपन हो चुकी होती हैं, मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं, तो इस पॉइंट को दोहराने की बार बार ज़रूरत नहीं है. हालांकि ना चाहते हुए हमने दोहरा ही दिया, बट स्टिल ये आपका ओवरऑल हेनलेज लूप बन चुका है. यहां पर जो इफरेंट आर्टेरियल है जस्ट इसके पैरेलली ऐसे ऐसे मूव करता है, लेकिन हम इसको साइड में दिखाएंगे. तो रेड कलर से ये जो यहां पर आने वाली है वासा रेक्टा, इसको हम यहां पर ले लेते हैं. ये इस प्रकार से एक लूप है और इस प्रकार से एक लूप है. तो यहां पर हम यू शेप की ऐसे वासा रेक्टा बना देते हैं. ओके, इस प्रकार से हम वासा रेक्टा बना देते हैं. तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मोटे मोटे एरोज बना के, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, नीचे की साइड में. डिसेंडिंग लिम्ब है तो नीचे की साइड में होगी. ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर की साइड होगी. इस डायरेक्शन में बना देते हैं. ओके, अब उल्टा देखो मेरे भाई, उल्टा देखो. जो लाल वाला है इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये नीचे की साइड जा रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट काउंटर में प्रेजेंट रहेगा ना, तो इट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, उल्टी डायरेक्शन. ओके, यानी इसके जो पैरेलल प्रेजेंट है वासा रेक्टा की लिम्ब, ये उल्टी डायरेक्शन में है, और ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसके पैरेलल में जो प्रेजेंट है वासा रेक्टा की लिम्ब, ये नीचे की साइड में जा रही है, नीचे की साइड में जा रही है, इस प्रकार से. ओके, ये आपका ओवरऑल फ्लो है. जो ये असेंडिंग लिम्ब है, इसमें यहां से यूरिया भग करके आ चुका है. यूरिया क्यों आया, जिससे कि नीचे कंसंट्रेशन एकदम मेंटेन हो जाए, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. तो यहां से यूरिया यहां पर एब्जॉर्ब हो गया, जिससे कि नीचे जो कंसंट्रेशन है कितनी हो जाए, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. बीच में आपकी लगभग 900 के आसपास है. इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपकी 600 के आसपास है, एंड सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे कॉर्टिकल रीजन में तो आपकी 300 के आसपास है. ओके, तो ये जो 300 है ये क्यों हुई, क्योंकि ऊपर जाते जाते आपका पूरा सॉल्ट जो है निकल चुका है. तो आपका NaCl यहाँ पर अच्छा खासा निकल चुका है, आपका NaCl यहाँ पर अच्छा खासा निकल चुका है. ये जो लिम्ब है असेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ कनेक्टेड है. तो यहाँ से NaCl निकला तो कहाँ पर चला गया, आपका इसके अंदर चला गया, इसमें कोई दो राय नहीं. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे से ऊपर की साइड आप जा रहे थे, सॉल्ट निकल रहा था, तो कंसंट्रेशन कम हो रही थी, तो ऊपर कंसंट्रेशन कम हुई. इसका रीजन हमारे पास है, और ऊपर कंसंट्रेशन है भी कम, 300 मिलीओस्मोल पर लीटर, तो प्रूव्ड हम सही बना रहे हैं. यहां पर सॉल्ट एब्जॉर्ब हुआ, आप नीचे की साइड जा रहे हो, नीचे की साइड गए और सॉल्ट एब्जॉर्ब हुआ, तो नीचे की साइड कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई हाई सॉल्ट की वजह से. नीचे की साइड कंसंट्रेशन मैक्सिमम होनी चाहिए और है भी मैक्सिमम 1200, तो हम सही जा रहे हैं.
अब ये जो है यहां पर आप अगर देखोगे यहां से NaCl निकला और यहां पर आपका एब्जॉर्ब हो सकता है, यहां पे आप ऊपर की साइड गए एंड अल्टीमेटली आपका यहां पर थोड़ा बहुत NaCl एब्जॉर्ब होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन यहां से आपका डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर निकला, आप नीचे की साइड जा रहे हो और आपका वाटर निकल जा रहा है बिकॉज इट इज परमिएबल टू वाटर। तो नीचे जा रहे हो वाटर निकल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि सॉल्वेंट कम हो रहा है, और ये वाटर वाली जो पाइप है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इसके साथ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से जो वाटर निकला ये ऊपर की साइड जाते टाइम एब्सॉर्ब हो जाएगा, यहां पर वाटर एब्सॉर्ब हो जाएगा उल्टा होकर के। तो नीचे जाते टाइम वाटर निकला तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और ऊपर जाते टाइम वाटर एब्सॉर्ब हुआ, ओके, यानी कि पाइप के अंदर चला गया। तो वाटर यहां पर अगर आ रहा है मेरे दोस्त तो आपका ओवरऑल कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना, ज्यादा पानी ऐड कर रहे हो तो डाइल्यूशन हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन कम हो। बात समझ में आई? तो क्या रोल था आपके NaCl का और क्या रोल था आपके यूरिया का, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक्सचेंज होता रहता है इन सारी चीजों का, एंड ओवरऑल जब नीचे की साइड आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी इस टाइम पर आप यूरिन को बाहर फेंकना मुनासिब समझते हो, तो ओवरऑल 4x कंसंट्रेशन के साथ आपका यूरिन बाहर चला जाता है। ये है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखने में बहुत बड़ा हवा है, इतने सारे नंबर आ जाते हैं, इतने सारे केमिकल्स आ जाते हैं, बट समझ में आ जाए तो है बहुत इजी। अब एक डायग्राम को समझ लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखते हैं, ओके। यहां पर देखो यार, यहां पर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहां से काफी सारा सॉल्ट निकला, ऊपर जाते टाइम सॉल्ट निकला, यानी ऊपर जाते टाइम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, तो ओवरऑल यहां पर कंसंट्रेशन कम हो गई, ओके। तो ओवरऑल यहां पर कंसंट्रेशन आपकी कम हो गई। नीचे की साइड इसी लिम्ब में आपका यूरिया आ रहा है, यूरिया यहां पर इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है, और यहां पर आपके अच्छे खासे NaCl भी प्रेजेंट थे, तो यहां पर कंसंट्रेशन आपकी मैक्सिमम थी। अब ये वाली जो असेंडिंग लिम्ब है किसके साथ कनेक्टेड है, इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ। तो यहां से जो NaCl निकला ये कहां पर चला जाएगा, यहां से जो NaCl निकला ये आपका कहां पर चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ओके। तो ये जो NaCl मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर आ गए। अब नीचे जाते टाइम अगर NaCl बढ़ते जा रहे हैं तो जैसे ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा नीचे तो कंसंट्रेशन आपकी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, और अब आपको ऊपर जाते टाइम कंसंट्रेशन कम करनी है तो आप थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब कर लोगे, जो यहां से वाटर निकला है वो एक तो थोड़ा सा वाटर यहां पर आ जाएगा एब्जॉर्ब होकर के, ओके। यहां पर हल्का सा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड यहां पर बचा हुआ NaCl भी ऊपर की साइड निकलता जाएगा। अगर आप NaCl को निकाल दे रहे हो मेरे भाई तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंसंट्रेशन भी आपकी धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएगी। एंड यहां पर DCT के अंदर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और NaCl की, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन यहां पर दिखा रखी है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन यहां पर होती है वाटर और NaCl की, हमने देखा था बाइकार्बोनेट की भी यहां पर एब्जॉर्प्शन होती है। एंड यहाँ पर आप जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में जाओगे नीचे जाते जाते पानी आपका काफी सारा निकल जाता है, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन का आपको यूरिन देखने को मिलता है, हाई कंसंट्रेशन का यूरिन बना, एंड अल्टीमेटली यू कैन यूरिनेट दिस अप। तो आपको क्या मिला, आपको हाई कंसंट्रेशन का यूरिन मिला। यही हमारा प्रोटोगेटिव था इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को कराने का। तो आई होप बहुत ही बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, किडनी फंक्शन को किस हिसाब से हम रेगुलेट कर सकते हैं उसके काफी सारे मैकेनिज्म हैं, इनको बहुत गौर से सुनना और समझना। सो किडनी के फंक्शन को आप जो है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल करते हो, यानी हार्मोन आपको सिग्नल देते हैं और उसी हिसाब से आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो है हाइपोथैलेमस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA, एंड आपका हार्ट। ये कैसे कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपके ब्लड वॉल्यूम में चेंज आया है कि ब्लड की वॉल्यूम बहुत बढ़ गई, भाई बहुत ज्यादा पानी पी लिया है, तो कैसे चेंजेस आएंगे। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में अगर चेंज आया है, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा पानी पी लिया है तो आयनिक कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगी, बहुत कम पानी पिया है तो आयनिक कंसंट्रेशन शूट हो जाएगी। तो ऑस्मोलैरिटी में जो भी चेंज आते हैं उनको कौन रिसीव करेंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो चाहे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, चाहे वाटर कंसंट्रेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, चाहे ब्लड वॉल्यूम बढ़ रही है या कम हो रही है, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे झटपट। यानी बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम में, प्रेशर में, आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज आते ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन चेंज क्या हुआ है। यानी सबसे पहला जो चेंज है ये हम देखेंगे इसमें रेगुलेशन बाय ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक, एंटी का मतलब नहीं होने देना, अपोजिट डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस, ओके। तो आपका डायूरेसिस नहीं होने देगा। व्हेन बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीजेस, यानी आपकी बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो चुके हैं,
तो ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे और हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे देंगे कि भैया एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच बनाओ, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी बोलते हो, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये क्या होता है, एंटी डायूरेसिस मतलब सूसू नहीं आने देगा, डायूरेसिस को रोक लेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल पहले ही डिक्रीज है ना। अगर आप इसमें और यूरिनेट कर दोगे तो आपका जितना फ्लूइड था वो भी बाहर चला जाएगा। आपको रोक के रखना है अभी अपने फ्लूइड को बॉडी के अंदर, तो इट प्रिवेंट्स द डायूरेसिस बाय फैसिलिटेटिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन। आप चाहते हो कि आपके बॉडी में जितना पानी है वो बाहर ना निकले, आप उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हो। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की अभी बात हुई थी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंड कलेक्टिंग डक्ट भी इसमें हेल्प करता है। तो आपका जो है यहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड ओवरऑल आपका बॉडी फ्लूइड लेवल ठीक हो जाता है। ओके, सो इट इज रेगुलेशन बाय एडीएच। तो एडीएच क्या करता है, डायूरेसिस को रोकता है। तो ये कब रोकेगा, जब आपकी बॉडी में फ्लूइड कम है। अदरवाइज अगर आप बहुत सारा पानी पी रहे हो तो मना थोड़ी करेगा कि भाई सुसु मत करके आओ। ये तो तब करेगा ऐसे काम जब आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी है। तो रेगुलेशन कब हो रही है ये भी जानना जरूरी है। अगर आपका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, नॉर्मल आपने पानी वानी पी लिया तो अब तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं और जो एडीएच है इसकी सिक्रीशन को आप सप्रेस कर देते हो, बंद कर देते हो बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब आप जिस प्रॉब्लम की वजह से कुछ काम कर रहे होते हो, अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो आप फीडबैक दे देते हो कि हाँ भाई काम डन हो चुका है, आपकी अब जरूरत नहीं है, तो आप जो है बैठ जाओ। तो यहां पर वॉरियर बन के आया था आपका एडीएच, उसको बैठा दिया जाता है। तो एडीएच क्या करता है, एडीएच आपका कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल को। अगर ब्लड वेसल आपकी मोटी है, डायलेटेड है, तो चीजें आपकी मस्त मूव करेंगी खुली खुली, तो बीपी जो है आपका कम रहेगा। लेकिन अगर पतला पाइप है तो पतले पाइप में से चीजें एकदम भयानक रश करेंगी, तो यहां पर क्या है, आपका बीपी बढ़ा रहेगा। तो अगर आपकी ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं तो बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, यानी ग्लोमेरुलस में जो एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा था ब्लड, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जितनी प्रेशर से चीजें आएंगी फिल्ट्रेशन उतना बढ़िया होगा। अगर धक्का लग रहा है पीछे से चीजों का तो फिल्ट्रेशन झटपट होगी ना, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो के बढ़ने से। ये बात आपकी यहां पर क्रैक हो जाती है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन कराता है, एडीएच। सेकंड जो आपकी यहां पर रेगुलेशन है ये कौन कराता है, जेजीए यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं ये स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं आपके ट्यूबुलर पार्ट में। सो स्पेशल सेंसिटिव रीजन प्रेजेंट रहता है जिसे आप जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हो। कहां प्रेजेंट होता है ये आपका डीसीटी में प्रेजेंट होता है, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के कुछ सेल्स आपके मॉडिफाई हो जाएंगे, सेंसिटिव बन जाएंगे, और एफरेंट आर्टेरियोल के जो आपके कुछ सेल्स हैं ये भी आपके मॉडिफाई हो जाएंगे कांटेक्ट पोजीशन पे। यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल है, ये वाला एफरेंट, यहां से चीजें आ रही हैं, तो एफरेंट आर्टेरियोल के कुछ जो सेल्स हैं ये आपके मॉडिफाई हो गए, ये वाले। एंड यहां पर जो डीसीटी था, डिस्टल ट्यूब्यूल, इसके कुछ सेल्स है जो मॉडिफाई हो गए। तो यहां पर इनकी कांटेक्ट पोजीशन के ऊपर क्या हो गया मेरे दोस्त, यहां पर एक अपरेटस बन गया जिसे आप जेजीए बोलते हो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बोलते हो। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस में सेंसिटिव सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करेंगे बाय रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, यानी रास मैकेनिज्म से। रास मैकेनिज्म क्या होता है ये मैं आपको 2 मिनट में पढ़ाऊंगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसे बोला जाता है, रास मैकेनिज्म। तो क्या होता है, अगर समझ लो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया, कि आपके ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कम है, अगर इस ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कम है मेरे दोस्त, तो आपकी फिल्ट्रेशन भी तो स्लो होगी ना, ब्लड फ्लो की वजह से ही तो फिल्ट्रेशन हो रही थी, तो आपकी फिल्ट्रेशन भी यहां पर स्लो हो जाएगी। तो बोमन्स कैप्सूल में चीजें स्लोली जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होगा। तो आप क्या करते हो, जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हो। ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है ये एक्टिवेट हो जाता है, और अगर ये एक्टिवेट हो गए सेंसिटिव सेल्स, जीएफआर के फॉल करते हैं। एक्टिवेट कब होंगे, जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, क्योंकि रेट बढ़ाने के लिए ही तो आपने एक्टिवेशन करी है। जब जीएफआर कम है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल सिक्रीट रेनिन, और अगर ये रेनिन सिक्रीट करेंगे तो ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, उसके पीछे एक और रेगुलेशन मैकेनिज्म है। रेनिन जो आपने अभी सिक्रीट किया है जेजी अपरेटस के एक्टिवेशन से, ये एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है इसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंड एंजियोटेंसिन 1 अपने आप को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी ये ब्लड वेसल्स को पतला कर देंगे। अगर आपकी ब्लड वेसल्स पतली हो गई हैं तो वही पुराना वाला केस, बीपी आपका बढ़ जाएगा। अगर बीपी आपका बढ़ चुका है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना, तेजी से ब्लड जाएगा,
एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तेजी से अगर बढ़ रहा है ब्लड फ्लो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन भी बढ़िया हो जाएगी। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, इसीलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी किडनी के ऊपर जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है, जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, इसको एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए मजबूर करता है और एल्डोस्टेरॉन फर्दर आपका इसी काम में सहायक रहेगा। तो यहां पर हमने लास्ट टाइम जो लिखा था इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। रेनिन जो है ये क्या कर देगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 1 को फर्दर कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 2 जो है फर्दर एक्टिवेट कर देता है किसको, एल्डोस्टेरॉन सिंथेसिस को। ओके, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो हुआ क्या क्या, आपका रेनिन है, इसने क्या बनाया एंजियोटेंसिन और इसने फर्दर बनाया एल्डोस्टेरॉन। तो रास मैकेनिज्म का पता लगा कि क्यों इसे रास मैकेनिज्म बोला गया, क्योंकि सबसे पहले रेनिन बना है आपका जेजी अपरेटस से, इसने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, देन इसने एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट किया और ये पूरा सिस्टम आपका कंट्रोल करता है किसको, जीएफआर को। तो यहां पे अगर एल्डोस्टेरॉन आपका आया तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कर देता है सोडियम का और वाटर का। अगर सोडियम और वाटर वापस आ रहे हैं तो वाटर एक फ्लूइड है, अगर वो आ जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, और अगर ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा तो आपका अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। तो यहां पर हम एक बार आइडिया लगा लेते हैं, अगर आपका जीएफआर कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, तो इससे एक्टिवेट हो जाएंगे कौन, इससे एक्टिवेट हो जाएंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ने सिक्रीट किया क्या, रेनिन, एंड ये जो रेनिन है ये किसको कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में एंजियोटेंसिनोजन को। तो यहां पर हम लिख देते हैं एंजियोटेंसिनोजन जो है, एंजियोटेंसिनोजन ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया एंड एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। यहां पर क्या हो जाती है, इसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन अगर हुई तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा तो फिल्ट्रेशन भी तेज होगी। एंजियोटेंसिनोजन जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ है ये फर्दर एल्डोस्टेरॉन की ओके एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन करता है। ओके, एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन हुई एंड फर्दर आपका यहां पर आपको देखने को मिला एल्डोस्टेरॉन जो है ये क्या करेगा आपका, ये वैसो कंस्ट्रिक्टेड तो पहले से थी, देखो वैसो कंस्ट्रिक्शन तो हो गई थी, इसमें आपका बीपी बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा, क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया सोडियम के साथ। तो सोडियम वाटर रीअब्सॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहां पर हुई थी, डीसीटी के अंदर, इसलिए इसे रास मैकेनिज्म बोला गया। सबसे पहले आर एक्टिवेट हुआ दैट इज रेनिन, तो इसको ब्लैक से लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले रेनिन एक्टिवेट हुआ तो आर, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 ए, एल्डोस्टेरॉन ए, और सिस्टम है पूरा का पूरा ये, तो रास जो है इसको इसीलिए हमने बोला, ये आपको यहां पर देखने को मिला। ऑलराइट, दिस इज रेगुलेशन बाय जेजी। इसके अलावा हार्ट भी आपका हेल्प करता है। तो हार्ट क्या सिक्रेट करता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। यानी पहले ब्लड वेसल आपकी डायलेटेड थी तो ब्लड फ्लो आपका तेज था, मतलब कि कंस्ट्रिक्टेड थी तो तेज था, अब डायलेट हो चुकी हैं, ब्लड प्रेशर जो है आपका गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा तो आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है ये कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो क्या करता है ये आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो कर रहा है उसका उल्टा काम करेगा, वो वैसो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये वैसो डायलेट कर देगा। ओके, सो इट डू अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखेगा और बहुत ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो उससे आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो जैसे ही आपका जीएफआर नॉर्मल रेट पे पहुंच जाए उसको रोकना भी पड़ता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हार्ट को कहते हैं कि भैया थोड़ा सा एएनएफ दे दो, एएनएफ जैसे ही आता है वैसो डायलेट कर देता है एंड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है।
नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये आपका रेगुलेशन है, कौन कौन बढ़ा रहा है, कौन कौन कम, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मतलब इसे आप यूरिनेशन भी बोलते हैं, कि आपका यूरिन अगर आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। तो यूरिन को रिलीज करने के प्रोसेस को आपने मिक्चुरेशन बोला। अब मिक्चुरेशन हुआ कैसे? सबसे पहले आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है ये आपका भर चुका है यूरिन से, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो आपके जो ये यूरेटर्स हैं ये यूरिन को लेकर के आएंगे एंड इस यूरिन को पास कर देंगे टू द यूरिनरी ब्लैडर। अगर यहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो चुकी है आपके यूरिन की, तो ये ब्लैडर की वॉल को धक्का मारने लग जाता है। अगर ब्लैडर की वॉल को धक्का मारने लग गया है, यूरिन आपका बहुत ज्यादा भर चुका है, तो ये स्ट्रेचिंग कर देते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर की, ओके, जिसमें आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है, जो कि स्ट्रेच हो भी सकती है काफी हद तक, लेकिन ये जो स्ट्रेचिंग है ये आपके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल भेज देती है कि भाई यूरिनेशन करवाओ, मिक्चुरेशन करवाओ, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग यहां पर हो रही है। तो सीएनएस क्या करता है, मोटर मैसेजेस पास करता है, जिससे कि आपके पास सिग्नल आता है कि भाई आपके पास वॉलेंट्री कंट्रोल है, आप मिक्चुरेशन कर सकते हो। इसीलिए आपको एक फीलिंग आती है पहले, जिसको आप क्या बोलते हो, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, कि हाँ यार आपको लगता है कि सुसु आने वाली है, तभी आप लोग जो है बकायदा वॉशरूम की तरफ प्रस्थान करते हो। तो जैसे ही आपके मोटर मैसेजेस आए, यानी कि आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है स्मूथ मसल की ऑफ द ब्लैडर। जो स्मूथ मसल है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जो यहां पर रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, ये आपकी मर्जी से होता है, ये आपका वॉलेंट्री, ओके, एंड अल्टीमेटली आपका मिक्चुरेशन हो जाएगी, बिकॉज दिस इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो उसके लिए तो आपको सिग्नल चाहिए, तो न्यूरल सिग्नल आता है सीएनएस से, लेकिन यहां पर जो आपकी ओपनिंग होती है दैट इज डन बाय यू, ओके, वो आपकी वॉलंटरी होती है। तो जो न्यूरल मैकेनिज्म है जो यहां पर आया, कि आपका सिग्नल जाएगा सबसे पहले स्ट्रेच रिसेप्टर से टू द सीएनएस, सीएनएस से मोटर सिग्नल आएगा, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आपका जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा। इस पूरे के पूरे रिफ्लेक्स को आप क्या कहते हो, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या है, मिक्चुरेशन, इसके रिजल्ट की वजह से यूरिनेशन हो रही। एक अडल्ट ह्यूमन जो है ये लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन को बाहर पास करता है इन अ स्पेसिफिक डे, और यूरिया की अगर आप बात करें तो 25 से 30 ग्राम यूरिया आपका पर डे जो है एक्सक्रीट किया जाता है। दिखने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। तुम्हें मतलब लगता होगा कि हम तो 1 किलो आधा किलो कर देते होंगे, बट दैट इज नॉट मोर देन 50 ग्राम्स अ डे, ओके। यूरिन जो है मेरे भाई ये लाइट येलो कलर का होता है, जो कि हम सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑब्वियसली डू दैट 3-4 टाइम्स अ डे, इवन मोर देन दैट। तो ये वाटरी फ्लूइड है, इट इज स्लाइटली एसिडिक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएच इसका अराउंड 6 के आसपास होता है, तो न्यूट्रल पीएच से एक कम होता है। यूरिन का एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर भी होता है, भगवान ना करे तुमने सूंघा हो, लेकिन अगर तुम सार्वजनिक शौचालय में गए हो तो तुम्हारा आमना सामना इस कैरेक्टरिस्टिक ओडर से हो भी गया होगा, तो दैट इज नॉट समथिंग जो कि हमें ना पता हो, ये सारी बातें हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ओके। सो मिक्चुरेशन जो है, अब यहां पर देखो, वेरियस कंडीशन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, यानी आपके यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके बारे में काफी बातें बताती है। तो डॉक्टर इसीलिए यूरिन सैंपल का भी इस्तेमाल करते हैं आपकी बॉडी को डायग्नोस करते टाइम, क्योंकि आपके यूरिन में अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो बता देंगे कि आपको कौन सी बीमारी है, एक्स्ट्रा कीटोन बॉडीज हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो यूरिन जो है उसके कलर में चेंज आ रहा है, पीएच में चेंज आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। सो जो सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उसमें आपका सीरम एनालिसिस होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका स्टूल टेस्ट होता है, ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, राइट। तो यूरिन एनालिसिस जो है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है और काफी सारे डिसऑर्डर्स को पता लगाने में भी हेल्प करता है, जैसे ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया में ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, एंड यूरिया आपको पता ही है, यानी आपका प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ये जो शुगर है ये आपकी प्रेजेंट होगी किसमें, यूरिन के अंदर। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में जो शुगर है वो एक्स्ट्रा हो चुकी है और वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो आप पता लगा लोगे कि हाँ आपको दिक्कत है। सेकंड, कीटोन बॉडीज जो है आपकी बॉडी में आ सकती है, तो इससे आपको पता लग जाए कि आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा है एंड वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, फैट वगैरह को डाइजेस्ट कर रही है, क्योंकि कीटोन बॉडीज कब बनती हैं, जब आपकी बॉडी में शुगर यूटिलाइज ना हो या फिर शुगर कम हो फास्टिंग के टाइम पे, एंड फैट वगैरह को आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी कीटोन बॉडीज बनती हैं, जैसे कि एसीटोन, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडीज हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं, एसीटोन, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये एनर्जी की सोर्सेज होती हैं।
यानी समझ लीजिए कभी आपका व्रत है तो शुगर तो तुमने खाई नहीं है, उस टाइम पर फैट जो है टूट करके कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपको क्या दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं। लेकिन अगर बेवजह ही कीटोन बॉडी बन रही है, इसका मतलब भाई तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है कि तुम अच्छा खासा खाना खा रहे हो तब भी ग्लूकोज यूज ना हो करके कोई और चीज यूज हो रही है। ओके, सो इनसे डायबिटीज मेलिटस का पता लगता है, क्वेश्चन नीट में पूछा भी जा चुका है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, बाकी जो ऑर्गन्स हैं अदर देन योर किडनी, उनका एक्सक्रीशन में क्या रोल है। लंग्स की अगर आप बात करें तो लंग्स जो है आपका सांस लेते टाइम आपका ऑटोमेटिकली CO2 को बाहर फेंकते हैं, तो लगभग 200 ml पर मिनट जो है CO2 आपका बाहर निकल जाता है एंड काफी सारा वाटर जो है ये भी आपका बाहर निकल जाता है लंग्स के थ्रू। ओके, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एक्चुअल वाटर ड्रॉपलेट्स, लेकिन थोड़ा बहुत जो वाटर है आपका गैस के साथ मॉइस्चराइज फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, कंसिडरेबल नहीं होता, लेकिन हाँ CO2 की अच्छी खासी रिमूवल यहां पर देखने को मिलती है। वाटर का कंसिडरेबल रिमूवल आपका यूरिन के थ्रू ही होता है। लिवर की अगर आप बात करें तो लिवर आपका क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। अब बाइल जूस बनाएगा तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट था, बाइल सॉल्ट थे, बाइल पिगमेंट थे जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स थे, विटामिन थे, ड्रग्स थे। ये सारी जो चीजें हैं ये यहां पर बनती है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो बनी है इन द लिवर, ये आपकी डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ साथ ही बाहर चली जाती है। तो इन सब चीजों के रिमूवल में यानी बाइल से एसोसिएटेड जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनके रिमूवल में कौन हेल्प करता है, आपका लिवर। तो लंग्स भी आपके हेल्प करते हैं CO2 और वाटर में, एज वेल एज लिवर जो कि आपका बाइल सिक्रेट करता है, ये बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स और इनसे एसोसिएटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अदर देन दैट आपकी स्किन जो है ये भी आपका अच्छा खासा ख्याल रखती है। तो स्किन में आपके दो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाले और सिबेशियस ग्लैंड जिनको आप क्या बोलते हो, ऑयल ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड को प्यार से आप क्या बोलते हो, सुडोरिफिक भी बोल सकते हो। ओके, सुडोरिफिक ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड जो है क्या करते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर काफी सारा ऑयल भी आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज पसीने के थ्रू भी काफी चीजें निकलती हैं। पसीना जो है आपका सॉल्टी सिक्रेशन होता है, तो पसीना जो है इसमें वाटर तो है ही क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है। NaCl यानी सॉल्ट है इसमें, आपकी प्रोटेक्शन के लिए जो लैक्टेट होता है वो लैक्टेट भी यहां से बाहर निकल सकता है विच इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर, एज वेल एज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। इस वर्ड को याद रखना है, स्मॉल अमाउंट, कि यूरिया आपका निकल सकता है वाया स्वेट लेकिन कंसिडरेबल नहीं होता। ओके, बिकॉज मेजर जो कंसिडरेबल एक्सक्रीशन है यूरिया की वो आपके फीकल मैटर के थ्रू ही होगी, यहां पर एकदम माइन्यूट अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में यूरिया निकलता है। प्राइमरी फंक्शन अगर आप देखें स्वेट का तो ये क्या है, स्वेट आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पसीना प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि अगर वो पसीना आपका इवेपोरेट हो तो आपकी बॉडी को ठंडक मिले। अगर आप गीली बनियान पहन के बाहर निकल जाते हो कभी गर्मी में और हवा लगती है आपके शरीर के ऊपर तो आपको ठंडक महसूस होगी, वो ठंडक एक्चुअली पसीने की वजह से है। तो पसीना हमें ऐसा लगता है गर्मी की वजह से आ रहा है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म टू मेक योर सेल्फ मोर कूलर इन समर्स। ओके, तो बॉडी सरफेस को कूलिंग प्रोवाइड करता है कौन, स्वेट। सिबेशियस ग्लैंड की अगर आप बात करें तो ऑयल ग्लैंड इन्हें कहा जाता है सिबेशियस को, तो ये स्टेरॉयल ही आपके बाहर की साइड भेजेगी, बिकॉज ऑयल के अंदर क्या आ गए, बेसिकली आपके फैट्स आ गए। ओके, ऑयल इज अ टाइप ऑफ फैट, तो जितने भी फैट हैं आपके स्टेरॉल्स हैं, आपके वैक्सीज हैं, और यहां पर आपके फैटी एसिड के ऊपर हाइड्रोकार्बन भी लगा रहता है। तो वो जो आपके हाइड्रोकार्बन है ये सारे सीबम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपके सुडोरिफिक ग्लैंड की सिक्रीशन को हम कहते हैं स्वेट, इसी हिसाब से सिबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन को हम ऑयल या सीबम कह सकते हैं। तो ये ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है आपके स्किन को। सलाइवा जो है हमारा, ये भी स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर फेंक सकता है। ये लाइन बहुत ही प्यारी है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, एडिशनल लाइन। सलाइवा से भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकल सकते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट, जैसे कि आपका स्वेट के थ्रू यूरिया निकल सकता है, सेम उसी ट्रेस अमाउंट में आपका यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को मिलता है। अब देखते हैं बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। बीमारियों में सबसे क्रिटिकल है आपकी यूरेमिया। तो यूरेमिया जो है, नाम ही है यूरेमिया, तो यूरिया के जो अल्फाबेट्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो यूरिया जो है मेरे दोस्त यहाँ पर ब्लड जो है इसके अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा, और यूरिया आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो किडनी फेलियर तक भी कर सकता है। तो यूरेमिया नाम के अंदर ही है, यूरिया अक्यूमुलेशन। रीनल कैलकुली, कैलकुली वर्ड कहां से आया है, रीनल का मतलब किडनी, कैलकुली के इनिशियल अगर आप देखोगे अल्फाबेट्स तो एक कैल्शियम से आए। तो कैल्शियम ऑक्सलेट नाम के जो क्रिस्टल्स हैं तो अनसॉल्युबल होंगे, पत्थर जो है आपके यहाँ पर जमा हो जाते हैं किडनी के अंदर, जिनको आप प्यार से क्या बोलते हो, किडनी स्टोन भी बोलते हो। तो ये जो किडनी का पत्थर है दिस इज कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, तो ये आपकी किडनी और यूरेटर में भी जमा हो सकता है।
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी यहां पर जो ग्लोमेरुलो वर्ड आ रहा है, नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर पार्ट में आपकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस वजह से आपके जो नेफ्रॉन्स है वो ठीक तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको यूरेमिया को ठीक करना है, यानी आपके ब्लड के अंदर हद यूरिया भर चुका है, बहुत ज्यादा यूरिया भर चुका है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आप उसे हेमोडायलिसिस से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान ना करे कोई पेशेंट हो, लेकिन आपने इस मशीन का अगर नाम सुना हुआ है, कोई जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जैसे मेरे घर में कुछ हैं बुजुर्ग लोग, तो उनको जो है डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है अल्टीमेटली, और उनके ब्लड को जो है साफ करके वापस उनकी बॉडी में डाला जाता है। सो इट इज अ वेरी क्रिटिकल मशीन, जिसको आप आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हो। तो जो डायलाइजिंग यूनिट है, इसे आप आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हो, क्योंकि आपकी खुद की किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आर्टिफिशियल किडनी की मदद से आपके ब्लड से यूरिया बाहर निकाल दिया जाएगा और अच्छे ब्लड को आपकी बॉडी के अंदर दोबारा से पंप कर दिया जाएगा। ओके, सो जो यूरेमिया के पेशेंट हैं, उनकी बॉडी में हेमोडायलिसिस से क्या होता है, आपका अच्छा ब्लड पंप किया जाता है। अब यहां पर देखो, दो नलकियां लगा रखी हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। एक जो आपकी नलकी है जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहेगा, गंदा ब्लड जिसके अंदर यूरिया है, तो ये जो है आपके वेन के थ्रू यहां पर आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपका इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर होकर, इस फिल्टरिंग यूनिट के अंदर होकर, आपका साफ ब्लड जो है इस फिल्टर तक लेकर के पहुंचा दिया जाएगा पेशेंट के बॉडी के अंदर वाया अ कन्वीनियंट ब्लड वेसल। तो यहां पर क्या है, डायलाइजिंग यूनिट जो है, इसमें एक सेलोफेन ट्यूब है, यानी जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी रहेगी सेलोफेन की, और इसके चारों ओर एक फ्लूइड रहता है जिसको आप डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हो। डायलाइजिंग फ्लूइड की खास बात यह है, इसमें प्लाज्मा की सारी चीजें प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे। यानी जाहिर सी बात है, अगर उसके अंदर प्लाज्मा के कंपोनेंट हैं, तो डायलाइजिंग यूनिट में आप पहले से क्यों ही अमोनिया और यूरिया डाल के रखोगे। डायलाइजिंग यूनिट में थोड़ी एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो तो आपके अंदर हो रहे हैं। तो आपके ब्लड के अंदर तो चलो यूरिया है, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। डायलाइजिंग यूनिट में तो नॉर्मल प्लाज्मा के कंपोनेंट है, उसके अंदर कोई यूरिया नहीं होगा। तो आपके ब्लड में यूरिया है, बीच में एक मेम्ब्रेन है, और दूसरी साइड यूरिया नहीं है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ऑब्वियसली फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ब्लड जो है एक कन्वीनियंट आर्टरी से लेकर जो है डायलाइजिंग यूनिट में डाल दिया जाता है, और इसमें एंटीकोएगुलेंट डाल दिया जाता है, जिससे ब्लड का कत्था ना बने, ब्लड आपका लिक्विड स्टेट में रहे। तो इसमें हेपरिन डाल दिया जाता है, विच इज अ एंटीकोएगुलेंट, और उसके बाद जो है आपके ब्लड को साफ कर दिया जाता है। तो सेलोफेन मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराएगी। तो एक साइड प्लाज्मा है, एक साइड प्लाज्मा प्लस यूरिया है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये डायलाइजिंग फ्लूइड में एब्सेंट है, लेकिन आप जो फ्लूइड दे रहे हो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये आपके ब्लड वेसल से बाहर आते जाएंगे मॉलिक्यूल्स, एंड आपके डायलाइजिंग फ्लूइड में भर जाएंगे। तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड को आप लोग क्या करते रहते हो, चेंज भी करते रहते हो। ये यूज्ड डायलाइज फ्लूइड है, जिसको आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, और फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड बार बार ऐड करते रहते हो, जिससे कि आपका कंटिन्यूअस रिमूवल होता रहे चीजों का। तो क्लियर्ड ब्लड जो है ये यहां पर साफ करने के बाद पंप कर दिया जाता है थ्रू अ वेन आफ्टर द एंटी हेपरिन इज एडेड, जिससे कि हेपरिन का इफेक्ट यहां पर ना देखने को आपको मिले। तो एक बार समझ लेते हैं कि डायलाइजिंग यूनिट में हुआ क्या। लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक आपकी मेम्ब्रेन है यहां पर, तो ये आपकी डायलाइजिंग यूनिट है, जिसके अंदर आपकी मेम्ब्रेन की एक ट्यूब प्रेजेंट है, इस हिसाब से। ओके, ये मेम्ब्रेन की ट्यूब प्रेजेंट है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन यहां पर लगी हुई है। So this is the cellophane membrane. अब इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के बाहर चारों साइड क्या है, आपका डायलाइजिंग फ्लूइड है। यहां पर डायलाइजिंग फ्लूइड है, और इस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है, सिर्फ प्लाज्मा है आपका। सो यहां पर क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड, और ये आपका प्लाज्मा कैरी करता है। और यहां पर आपने ब्लड निकाला है एक कन्वीनियंट आर्टरी से, वाया आर्टरी आपका ब्लड आ गया। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि जो ब्लड है इसके अंदर क्या है, यहां पर जो ब्लड है इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा तो है ही, इसके साथ साथ आपका यूरिया भी है। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा कि इस पाइप के अंदर जो चीज है
इसके अंदर तो यूरिया भी है और बाहर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें यूरिया नहीं है। अब इस ब्लड का कत्था ना बन जाए, ये सूख ना जाए, तो आप यहाँ पर क्या ऐड करते हो, हेपरिन ऐड करते हो, एंटीकोएगुलेंट ऐड करते हो। यहाँ पर जो है यूरिया ये आपका डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आता रहेगा, यूरिया आपका बाहर आता रहेगा, तो डायलाइजिंग फ्लूइड आपका खराब हो जाएगा। इस डायलाइजिंग फ्लूइड को आप चेंज करते रहते हो जिससे इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो जाए। समझ लो 100 मॉलिक्यूल थे यूरिया के ब्लड के अंदर, 50 डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गए, 50 ब्लड में, तो भी तो रह ही जाएंगे ना कुछ मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या करते हो, रिमूव करते रहते हो गंदे वाले फ्लूइड को, नया ऐड करते रहते हो। तो अब ब्लड में 50 बचे थे, नया फ्लूइड आ गया तो 25 रह जाएंगे। ओके, 25-25 इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। सिमिलरली आप फ्रेश मैटर ऐड करते रहते हो, धीरे धीरे सारा यूरिया जो है बाहर निकल जाता है और यहाँ से फ्रेश ब्लड बाहर निकलता है। अब फ्रेश ब्लड तो बाहर निकला, लेकिन यहाँ पे हेपरिन आपने डाला था वो भी एज इट इज बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटी हेपरिन डालना है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर हेपरिन का कोई काम नहीं है। एंटी हेपरिन डालोगे, हेपरिन यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो प्योर ब्लड है जो बचा है ये आप कन्वीनियंट ब्लड वेसल के थ्रू, वेन के थ्रू जो है ह्यूमन के अंदर, पेशेंट के अंदर भेज दो। तो मेम्ब्रेन का क्या काम है, डायलाइजिंग यूनिट का क्या काम है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। किडनी ट्रांसप्लांट काफी बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है। ओके, तो आप किसी डोनर की किडनी मांगते हो। सो इट इज द अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। काफी ज्यादा दिक्कत अगर आ गई है किडनी में, तो दूसरे बंदे की किडनी ले लो, लेकिन किडनी जो है डोनर की आप किसी की भी नहीं ले सकते। ओके, ब्लड मैचिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा भी काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपके रिलेटिव की किडनी है या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो आपसे काफी हद तक रिलेटेड है, अगर उसकी किडनी है तो आप जो है उस किडनी को ले सकते हो। अदरवाइज जो है ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। काफी अगर एक अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म की किडनी है, एक अनरिलेटेड इंडिविजुअल की किडनी है, तो आप उसे अपनी बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते। तो किडनी जो है क्लोज रिलेटिव से ली जाती है, जिससे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। अदरवाइज आप किसी भी इंडिविजुअल की किडनी लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उस किडनी को फॉरेन पार्टिकल समझ के उसके ऊपर अटैक कर देगा और आपको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट लेने पड़ेंगे। आपको अपने इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा कि भाई इस किडनी को मत बाहर भगाओ। और अगर आप इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट लोगे तो आपको वैसे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है। समझ लो आपको फिर कोई बीमारी हो गई, खांसी जुकाम बुखार, तो हर दूसरे दिन तुम बीमारी पड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। तो किडनी तो मिल गई, लेकिन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट लेकर के तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। तो इससे अच्छा एक अच्छे डोनर से ही किडनी हमेशा लेनी चाहिए। तो डोनर हमेशा बढ़िया होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव। ओके, ये बात है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। पढ़ा के बड़ा मजा आ गया। अब पढ़ के तुम्हें मजा आया हो तो एक बार जस्ट बता देना मुझे नेटवर्क्स के ऊपर, सो दैट वी कैन गेट अ गुड आइडिया एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। और डीपीपी इसकी आज सॉल्व कर लेना झटपट, काफी सारी चीजें जो है आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, वेयर वी विल बी स्टार्टिंग द लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। जय हिंद, बाय।